हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अगर आपने मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे किसी ने पेटिशन स्टार्ट करी थी जिसमें रिक्वेस्ट करा गया था कि जो आईएलआर के रूल्स चेंज हो रहे हैं, जो 5 साल से 10 साल बढ़ा रहे हैं रिक्वायरमेंट, वो एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर वीज़ा होल्डर्स पे ना अप्लाई करी जाए। बिकॉज जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन लिया यहाँ पर आके, और मिड वे टू सेटलमेंट पे अगर वो रूल्स चेंज होते हैं तो वो काफ़ी अनफेयर होगा। तो उस पेटिशन पे 100,000 से ज़्यादा सिग्नेचर्स हुए थे, तो गवर्नमेंट को ऑफिशियल रिस्पांस आया था। तो उससे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने वो रिस्पांस को वेलकम करा है। अब देखो, सिंस गवर्नमेंट वेलकम दैट पेटिशन और गवर्नमेंट को अच्छा लग रहा है, लोगों के इनपुट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आप अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के सामने कैसे रिस्पेक्टफुली रख सकते हो, अपने व्यू पॉइंट कैसे रिस्पेक्टफुली रख सकते हो, जिससे पोटेंशियली फ्यूचर में जो रूल्स आएंगे वो आपके फेवर में हो और यूके की इकोनॉमी के भी फेवर में हो। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको एक ईमेल टेम्पलेट दूंगा जिसमें आप थोड़ी बहुत अपनी डिटेल्स ऐड करके अपने एमपी को रीच आउट कर सकते हो एंड समझा सकते हो कि कैसे आप यूके की इकोनॉमी में नेट कंट्रीब्यूटर हो एंड आप पे 10 इयर्स वाले रूल्स अप्लाई नहीं करने चाहिए। तो मैंने तो अपनी तरफ से ऑलरेडी ईमेल कर भी दिया है एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस टेम्पलेट को यूज़ करके अपने अपने एमपीज को रीच आउट करो और जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें आपको ट्रबल कर रही हैं, उसको यूज़ करके उन चीज़ों को समझा के अपने एमपीज़ को बताओ, ताकि वो आपकी आवाज़ आगे जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया, उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखो, मुझे पता था बहुत सारे लोग लेज़ी होते हैं, वो खुद से टेम्पलेट बनाने में उनको आलस आता है, तो इतना मैंने कर दिया है कि आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट बना के दे दिया है। अगर लाखों लोग ऐसी ईमेल्स आगे भेजेंगे तो शायद जो पब्लिक कंसल्टेशन होनी है उस पर इन ईमेल्स का कुछ इम्पैक्ट आए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट इट्स वर्थ अ शॉट। तो इस ईमेल को आपको एमपीज़ को भेजना तो है ही, एंड इसके साथ साथ जो भी लोग आप जानते हो जो एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ ये आपको वीडियो शेयर करनी है। जो टेम्पलेट का मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ईमेल्स भेजें। क्योंकि यूके में अभी 10 लाख से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स हैं जो अभी पीआर या आईएलआर के पाथवे में हैं। तो अगर उनके आधे लोग, 5 लाख लोगों ने भी अगर ऐसी ईमेल भेजी, तो आप सोचो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि कैसे नेट कंट्रीब्यूटर्स यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको 5 इयर्स वाले पाथवे पे ही रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कोई प्रोटेस्ट करने को नहीं बोल रहा, ये आपका राइट है कि आप अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टफुली अपने एमपीज़ के साथ शेयर करो। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ होती हैं उस पर आपके कोई थॉट्स हैं, आप कैसे उससे इम्पैक्ट हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो रिस्पेक्टफुली। और यही कोशिश मैंने करी है कि मैं इस टेम्पलेट से अचीव करूं। सो आई होप ये टेम्पलेट आपके काम आए। तो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने एमपी को ढूंढना कैसे है, उनको कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे निकालनी है, क्या ईमेल आपको एग्जैक्टली लिखनी है, उसमें क्या क्या अपनी डिटेल्स आपको ऐड करनी है एंड उसको फिर आगे भेजना है। सो दैट्स गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ द वीडियो। एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये है पूरा ईमेल का टेम्पलेट। इसमें मैंने सब्जेक्ट बना दिया और पूरी जो ईमेल की बॉडी है वो भी डाल दी है। जो भी आपको पोर्शंस येलो से हाईलाइटेड दिख रहे हैं उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि यहाँ पे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है, जो आपके एरिया से एमपी हैं, उनका नाम यहाँ पे डालना होगा और भी यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, आपको ना ये पूरी ईमेल पढ़ के बता देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ इसमें मैंने लिखा क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, जिसमें मैंने लिखा है प्लीज़ अपोज द प्रपोज्ड 10-year आईएलआर प्लान, प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर्स। डियर, आपकी जो एमपी का नाम है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अ करंट स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट द यूके गवर्नमेंट्स प्रपोजल आउटलाइंड इन द recent immigration white paper to double the qualifying period for ILR from 5 years to 10 years. I am a law-abiding, tax-paying resident who has been contributing to the UK economy since the year of arrival in the UK. तो आप जिस साल से यहाँ पर आए हो, आप वो साल यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 2021 डाला है। I would like to share my story and respectfully ask that you raise this matter in Parliament with relevant ministers. तो आप देखोगे कि जो पूरी टोन है इस ईमेल की वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होने वाली है। बिकॉज अगर आप किसी एमपी को ईमेल करते हो तो आप उसको थ्रेटन नहीं कर सकते हो या फिर आप गलत तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो। पहली बात तो आपको ऐसे किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चीज़, इससे आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसके बाद मैंने लिखा है माई बैकग्राउंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला इमिग्रेशन शेयर कोड। अब ये शेयर कोड मैंने आपको बता रखा है अपने चैनल पे कैसे जनरेट करना
करना होता है, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो पाए कि हाँ आप एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर हो, और इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, तभी वो शेयर कोड के थ्रू आपकी आइडेंटिटी देख पाएंगे। अगर आप ये नहीं डालते तो वैसे तो कोई भी उनको ईमेल भेज सकता है, एक स्टूडेंट भी भेज सकता है, ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर भेज सकता है, या फिर कोई यूके के बाहर का हो वो भी भेज सकता है। तो वेरिफिकेशन के लिए ये मैंने आपको बोला डालने के लिए यहाँ पे, और ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं होती। शेयर कोड आप और भी लोगों के साथ शेयर करते हो, लैंडलॉर्ड के साथ करना पड़ता है और वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह के साथ करना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको बताना है टोटल यूके इनकम टैक्स पेड टू डेट, और यहाँ पे आपको डालना है कि कितना आपने जब से यूके में आए हो जो भी काम करे टोटल आप टैक्स कितना पे कर चुके हो। तो आप सोच रहे होगे अब यार ये कौन कैलकुलेट करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने HMRC के साथ अपना अकाउंट बना रखा है तो वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने जितनी अब तक जॉब्स करी हैं उनमें क्या क्या कितने अमाउंट का आपने टैक्स टोटल पे करा है। और ये अमाउंट HMRC की वेबसाइट से आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गूगल पे जाओगे और HMRC लॉगिन करोगे एंड वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये अकाउंट बना लो, एंड अगर है तो आपको सिंपली लॉगिन करना होगा। तो मैं फटाफट से पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपना HMRC अकाउंट खोल लिया है, और ये खोलने के बाद आपको पेई सेक्शन पे जाना है, और इसको खोलने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है जिसमें आपको आपके इनकम टैक्स की हिस्ट्री मिलेगी। एंड अब आप देखोगे कि यहाँ पे जितनी भी मेरी अब तक की जॉब्स रही हैं उस पर जो भी मैंने इनकम टैक्स पे करा है वो सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड इस अमाउंट का अगर आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक आपने टोटल टैक्स कितना पे करा है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द लेटर। सो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने अब तक यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और कितना इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फ़ी पे करी है। तो उसमें आपको अपने स्टूडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ी IHS, अपने ग्रेजुएट वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ी IHS, और अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा का IHS और एप्लीकेशन फ़ी पे करा है तो वो भी आपको सारा डालना है, बिकॉज वो भी आपने एक तरह से गवर्नमेंट को ही पैसे पे करे हैं। एंड इसके बाद जो बच्चे यहाँ पे पहले पढ़ने आए थे फिर उन्होंने अपनी जॉब करी थी, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट दिया था एज यूनिवर्सिटी फ़ी, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। जब मैंने अपना पूरा अमाउंट कैलकुलेट करा था तो वो लगभग 50,000 पाउंड्स तक आ गया था। इसमें मैंने जो हाउसिंग कॉस्ट है जो कि रेंट होता है वो मैंने कंसिडर भी नहीं करा है। तो ये वाले जो पैसे हैं सीधा सीधा मैंने यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे हैं, और यही मैंने आगे लिखा है कि इफ़ आई ऐड दैट अप वाइल नॉट इवन कंसिडरिंग एनी हाउसिंग रेंट आई हैव पेड इन द लास्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स सिंस यू हैव बिन लिविंग हियर, तो आपको लिखना है जब से आप यहाँ पे रह रहे हो। जैसे कि मैं 2021 से रह रहा हूँ, सो फार आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे आपको टोटल सम डालना है इन सारे अमाउंट्स का, जिससे पता चलेगा कि ये आपने यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। और आपने लिखा है कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड दिस अमाउंट टू द यूकेज इकोनॉमी एंड कंटिन्यू टू डू सो। आई इनिशियली अराइव्ड इन द यूके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट paying full overseas tuition fee to a British university. After graduation, I entered the workforce through a graduate visa and now hold a skilled worker visa. The journey from student visa to skilled worker visa is already going to require me a minimum of X years of sustained effort, financial investment and dedication to be eligible for द यूके सेटलमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ऑलरेडी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, फिर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे काम कर रहे हो, 5 साल का आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम करना है, तो 7 से 8 साल तो मिनिमम आपको वैसे ही लग जाएंगे यहाँ पे सेटलमेंट के लिए। To this date, I have received no public funds or state support. I have been a net contributor to the UK economy, helping businesses grow while integrating into society both socially and professionally. Why the change in ILR rules would be deeply unfair? I made a life-altering decision to move to the UK, leaving behind family, friends, and my support system on legitimate expectation that I would qualify for ILR in 5 years under current immigration law. Extending the route now would amount to retroactive change to the rules of long-term commitment I made in good faith. It undermines the principles of legitimate expectation, something that forms the basis of public trust in immigration policies. The uncertainty around this proposal has already caused anxiety, stress, and insecurity. If implemented retroactively, I would be required to stay on a skilled worker visa for an additional X years.
तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ऑलरेडी 1 साल रह चुके हो और 10 साल वाला रूल आ जाता है तो यहाँ पे आपको 9 साल लिखना है। अगर आपको 2 साल हो गए हैं ऑलरेडी यहाँ पे तो आपको 8 साल लिखने हैं। तो जो भी आपका एडिशनल टाइम बनेगा 10 साल वाले रूल के हिसाब से वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड थ्रू आउट दिस टाइम आई वुड लिव अंडर द थ्रेट दैट माई स्किल्ड वर्कर वीज़ा were to be terminated, example due to redundancy or business closure, I would receive only 60 calendar days or the time left on my visa, whichever is shorter, to find a new sponsor, an incredibly tight and risky time frame in the current economic climate. तो यहाँ पे मैंने वीज़ा curtailment पीरियड की बात करी। अगर आपकी स्पॉन्सरशिप चली जाती है तो आपको ऑफिशियली 60 डेज़ का टाइम मिलता है, या फिर जितना आपके टाइम वीज़ा में बचा होता है जो भी छोटा होता है वो आपको टाइम मिलता है एक नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। अब जैसे जर्मनी हो गया, वहाँ पे आपको 6 महीने तक का भी और टाइम मिल जाता है जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपने जॉब ढूंढी है फिर भी नहीं मिली तो और 6 महीने के लिए आप टाइम ले सकते हो, तो 1 साल तो आपको मिल ही जाता है। तो अगर यूके में भी 6-7 महीने टाइम मिलता अगर आपकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप चली जाए तो आपको आसानी होती दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। बट सिंस ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा कम है, 60 डेज़ कुछ भी नहीं होते, लोगों को पहली वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलने में महीने साल लग जाते हैं एंड तब जाके उनको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो फॉर एग्जांपल आप 8th ईयर पे हो आउट ऑफ 10 और आपकी जॉब चली जाती है और आपको 60 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो आप 2 साल पहले ही 10 साल के आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा और आपको ILR नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा कर रहे हो तो ये 60 डेज़ वाला रूल बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ाता है लोगों की। और वही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि 10 साल के टाइम फ्रेम में आपके हमेशा दिमाग में लगा रहेगा कि आप निकल ना जाओ, आपकी कंपनी को कुछ ना हो जाए, आपको देश ना छोड़ना पड़ जाए, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे होगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। एंड आगे मैंने लिखा है कि ड्यू टू सच अ शॉर्ट वीज़ा curtailment notice being in this state for the coming जो भी आपको ईयर्स और लगेंगे अभी 5 साल वाले रूट पे, years alone is full of uncertainty and insecurity until I get eligible to apply for an ILR under existing rules। मतलब जितने आपके 5 साल वाले रूल के हिसाब से ईयर्स बचे उसके लिए भी 60 दिन वाला रूल इतना ज़्यादा खतरनाक कि अगर आपको अभी 3 साल बाद में ILR मिलेगी अंडर 5 ईयर रूल, उसमें भी 3 साल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये टाइम पीरियड 10 साल तक बढ़ा दोगे उसमें आपको अगर 60 दिन में निकाल दिया जाए कंट्री से तो कितना ज़्यादा अनफेयर होगा। लिविंग अंडर दिस precarious status for another 8 years would be extremely detrimental to my mental well-being and my ability to fully integrate into UK life। यहाँ पे मैं इस चीज़ को एडिट कर लूँगा, यहाँ पे मेरे को 8 साल और लगेंगे क्योंकि मेरे को लगभग 2 साल होंगे इस साल के एंड तक स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो मेरे को 10 साल वाला रूट आ जाता है तो मेरे को 8 साल और लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको आपका जो एडिशनल टाइम और लगेगा वो लिखना है। इसके बाद मैंने लिखा है व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, आई रिस्पेक्टफुली अर्ज यू टू रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, द होम सेक्रेटरी and the Home Office, request urgent clarification on whether this proposed change will apply retrospectively to current visa holders, advocate for the protection of the current 5-year ILR pathway for those already contributing to the UK under existing rules. Final thoughts. Being a foreign worker in the UK is not easy, and these proposed changes risk making the lives of skilled and economic contributors unfairly difficult. Your support for current skilled worker visa holders would reflect values of fairness, contribution, and community. This issue deeply affects my whole life ahead, and I would be truly grateful for your support in helping ensure that my voice and the voices of thousands of others like me is heard. काइंड रिगार्ड्स। एंड यहाँ पे आपको अपना नाम, पूरा फुल पोस्टल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अगर आपका कोई रेलेवेंट रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये ढंग से नहीं डालोगे तो MP आपको रिप्लाई नहीं करेगा, उनको आपकी पूरी डिटेल्स चाहिए होती हैं, ये रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो मैंने ईमेल बनाई है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। एंड ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही चीज़ लिखनी है। अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ आती है, कोई और पर्सपेक्टिव आता है जो कि आपको लगता है कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने केस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सब लोग यहाँ पे एज स्टूडेंट भी आए हों, कुछ लोग सीधा स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यहाँ पर आए होंगे, तो आप भी इस ईमेल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो एंड अपने MP को भेज सकते हो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके कनेक्शंस में जितने भी लोग हैं वो इस ईमेल को एडिट करके भेजें। एंड अगर आपने HMRC का अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ बनाओ, देखो कि आपने अब तक कितने टैक्सेस पे करें और गवर्नमेंट को बताओ, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। अगर अभी सब लोग ये इशू रेज नहीं करेंगे, अगर अपनी वैल्यू गवर्नमेंट को नहीं प्रूव करेंगे कि वो कितना यहाँ पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो फ्यूचर में कुछ ऐसे रूल्स ना आ जाएँ जिससे सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये ईमेल आगे भेजो और आप मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपको ये टेम्पलेट कैसा लगा और क्या आप इसमें कुछ एडिशंस करना चाहोगे, कुछ चेंजेस करना चाहोगे। अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पीसफुल प्रोसेस। मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने कंसर्न्स अपने एमपी के साथ शेयर करने हैं और उनको पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अर्ज करना है कि सिंस आपने अच्छा यहाँ पे करा है इकॉनमी के लिए, तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हों, आपके हित में चीज़ें आगे बढ़ें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।